हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम किसके ऊपर? सॉल्वेंसी रेशो। ऑलरेडी हम इसकी 3 वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं रेशोज़ की, जिसमें हमने क्या सीखा था? करंट रेशो का, यानी जिसे हम लिक्विडिटी रेशो कहते हैं, उसमें हमने करंट रेशोज़ का डिस्कस किया, और लिक्विड रेशो यानी एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम लेके चल रहे हैं सॉल्वेंसी रेशो, यानी सेकेंड रेशो हमारी कौन सी? सॉल्वेंसी रेशो। समझते हैं सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है। सॉल्वेंसी रेशो का मतलब ये होता है कि हम किसी कंपनी की अगर सॉल्वेंसी रेशो पता करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उस कंपनी ने जो लोन ले रखा है, कर्जे ले रखे हैं या उधार पे माल ले रखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं उसकी डेट कैपेसिटी कैसी है, उसकी डेट कैपेसिटी कैसी है, ये चेक करना चाहेंगे। ठीक है, यानी कि उसने क्या ले रखा है? लोन ले रखा है, या उसने कोई क्या नाम है डिबेंचर इशू कर रखे हैं, या उसने कोई मतलब जो लायबिलिटी उसके ऊपर है वो कैसे, वो डेब्ट कैपेसिटी उसकी हम चेक करना चाहेंगे। यानी सीधी भाषा में बोले तो हम उसकी क्या चेक करना चाहेंगे? साउंडनेस ऑफ अ कंपनी या एंटरप्राइज, ओके, या फर्म कह लीजिए। तो यानी यही हमारी सॉल्वेंसी रेशो होती है कि वो अपने कर्जे चुकाने में कितना सक्षम है और कितने आसान तरीके से चुका सकता है अपने कर्जों को। तो यही हम कहाँ से फाइंड करते हैं? सॉल्वेंसी रेशो से। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो क्या कहता है? द रेशो एसेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन एंड साउंडनेस ऑफ द एंटरप्राइज। तो इसमें हमारा बेटा सबसे पहला फॉर्मूला बनता है किसका? डेट टू इक्विटी रेशो। अब देखिए, मैं शुरू से आपको बोलता जा रहा हूँ कि हम इसमें कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, क्योंकि याद करेंगे तो हम भूलने के चांसेस हैं, तो उसको समझेंगे। देखिए हमारे पास कंडीशंस कौन कौन सी हैं? डेट टू इक्विटी रेशो, यानी डेट और इक्विटी हमें चाहिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता हमारा इसका, डेट अपॉन इक्विटी। क्लियर है? क्या बन गया हमारा? डेट अपॉन इक्विटी। और डेट को हम दूसरी भाषा में और क्या बोलते हैं सर? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, और क्या बोलते हैं इसको हम? डिबेंचर्स। ठीक है जी, डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स आप समझ लीजिएगा, डिबेंचर लिखा है, स्पेस की कमी हो रही है। और इक्विटी को हम और क्या बोल सकते हैं सर? इक्विटी को हम बोल सकते हैं सर शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर है जी? यानी कि डेट टू इक्विटी रेशो का हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? डेट अपॉन इक्विटी। डेट जिसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म लोन्स और डिबेंचर्स, और इक्विटी यानी कि जो हमारा पार्टनर का पैसा है, यानी कि जो फर्म का पैसा है वो होता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, क्या हमारे पास डेट और इक्विटी, ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी सर? ये दोनों चीज़ें हमें मिलेंगी सर कहाँ से? कैपिटल एम्प्लॉयड से। चलो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखते हैं। यस, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा? तो इसमें सबसे पहला आता हमारा सर इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, और क्या आ जाएगा इसमें? जनरल रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। ठीक है जी। और अगर हमारी कोई फिक्टिशियस एसेट है, वो जो लॉस है हमारा, उसको लेस किया जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स, इसको लेस किया जाता है सर जी। प्लस और क्या आ सकता है इसमें हमारा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ सकता है, बिल्कुल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, और प्लस लोन और डिबेंचर। क्लियर है सर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ूँ, पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाता है सर? ये बन जाता है मेरा पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है सर? बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से यानी कि पूरा फर्स्ट से लेकर और कहाँ तक जोड़ूंगा इसको? प्रेफरेंस शेयर तक, ये इधर तक, ये चल रहा है, पेन सही नहीं चल रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इसको कहलाएंगे सर हम इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड्स। क्लियर है? पर अगर इसमें मैं ये और ऐड कर दूं, यानी क्या? अगर ये पूरा टोटल है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और केवल मैं इक्विटी शेयर कैपिटल से और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखता हूं, तो ये मेरा क्या बन जाता है? इक्विटी
और शेयर होल्डर फंड्स। क्लियर है। अगर मैं इसको यहाँ तक इसमें ये और प्लस कर लेता हूँ, इसको आगे तक ले जा लेता हूँ, यानी ये पूरा बन जाएगा मेरा ये। क्लियर है सर। यानी ये जो हिस्सा, ये केवल हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा मेरा डेट। ये तो पूरा मेरा क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लोन एंड डिबेंचर। पूरा जो होगा ये हमारा क्या होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर मैं केवल प्रेफरेंस शेयर तक लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये मेरा क्या बनता है इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स बोल सकते हैं। और अगर मैं इसको देखता हूँ केवल, तो ये मेरा क्या कहलाएगा बेटा डेट कहलाएगा। क्लियर है। आई होप आपको एक अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर सेकंड फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, वो है हमारा टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। तो यानी किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, टोटल एसेट्स का और डेट का। तो सिंपल फॉर्मूला हमारा बन गया क्या, ये आ जाएगा हमारा सर टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। अच्छा डेट्स तो हमारे पास फॉर्मूला है, डेट हमारा क्या होता है सर लोन और डिबेंचर्स को हम डेट कहते हैं। ठीक है जी। अब हमने निकालना है टोटल एसेट्स। अब देखिए बड़ा सिंपल है, इसी फॉर्मूले की मदद से हम टोटल एसेट्स को भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा बैलेंस शीट होता है, ट्रेडिशनल बैलेंस शीट जो होती है हमारी वर्टिकल कोना करके, तो हमारे को ये पता है कि बेटा हमारा इस साइड का टोटल यानी लायबिलिटी का टोटल किसके बराबर आएगा, एसेट के टोटल के बराबर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमें जानते हैं इस चीज़ को। क्लियर है। तो हम देखते हैं हमने इसमें यहाँ पर क्या क्या ले लिया। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लिख लिया यहाँ पर। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन एंड डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटी। अब यहाँ देखिए इक्विटी यहाँ पर दे रखा हमको, ठीक है, यहाँ भी है, रिजर्व है, यहाँ भी रिजर्व एंड सरप्लस, फिक्टिशियस एसेट यानी कि लेस हो गया। फिक्टिशियस एसेट जो होता है वो इस तरफ से होता है एसेट साइड में, ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पर लेस किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिल्कुल, लोन और डिबेंचर बिल्कुल। तो ये तो मेरा पूरा क्या है बेटा, ये पूरा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आप देख रहे हैं तो केवल इसमें क्या छूट रहा है, करंट लायबिलिटी। अब देखिए अगर मैं इस पुराने फार्मूले में यहाँ पर प्लस कर दूं करंट लायबिलिटी, तो ये यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, यानी कि डेट्स के भी थोड़ा सा और आगे जाएगा, तो पूरा मेरा क्या बन जाएगा, ये करंट एसेट नहीं बन जाएगा। क्योंकि ये टोटल जो आएगा मेरा, ऑब्वियस सी बात है, जो इसमें ये करंट लायबिलिटी जोड़कर टोटल आएगा वही तो मेरा करंट एसेट बनेगा। तो यानी कि केवल एक इस पुराने फार्मूले में मैं करंट लायबिलिटी को जोड़ दूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मेरे करंट एसेट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसका टोटल आएगा जो, वो यही तो टोटल होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम क्या निकाल सकते हैं, करंट एसेट को निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल इस पुराने फॉर्मूले में कैपिटल एम्प्लॉयड में हम करंट लायबिलिटी को और जोड़ देंगे तो हमारा ये टोटल आ जाएगा। ये टोटल किसके बराबर होता है, करंट एसेट के बराबर होता है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, पूरा करंट एसेट आ जाएगा। तो फॉर्मूले को भी मैच करेगा, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। तो तीसरी हमारी इसमें आती है बेटा प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो यानी कि जो प्रोप्राइटर से रिलेटेड है, यानी कि प्रोप्राइटर ने अपने उसमें बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, क्या पैसा लगाया है, और उसकी जो क्या रेशो बन रही है, यानी कि जो उसमें हम बोलेंगे इसको कि क्या ये रेशो शो करती है हमें कि भाई ये जो इसमें टोटल एसेट्स लगाई है, जो फाइनेंस उसके द्वारा हुआ है, प्रोप्राइटर के द्वारा जो इसमें टोटल एसेट लगी है, जो लगी है, वो क्या चीज़ होती है। अब देखो हम उसको पुराने फॉर्मूले से पकड़े जरा। इक्विटी क्या प्रोप्राइटर का पैसा नहीं है, बिल्कुल है सर। रिजर्व एंड सरप्लस ये भी प्रोप्राइटर का है। फिक्स्ड एसेट का जो लॉस है वो भी इसी का है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये हमारा प्रोप्राइटर का ही है, पर ये क्या है, सेकेंडरी ओनरशिप है, पर है तो प्रोप्राइटर का ही पैसा ना। और लोन और डिबेंचर ये तो आउटसाइडर से लिया है, यानी कि लोन पे ले रखा है। तो यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर हम बात करें, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं सर इक्विटी बोल लो, या क्या बोल लीजिए आप, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है जी, इक्विटी भी बोल सकते हैं इसको हम, शेयर होल्डर फंड्स भी बोल सकते हैं। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला क्या टाइप बनता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर, हम यहाँ पर लिख देते हैं इस फॉर्मूले को। तो क्या बनेगा, इसको बोल सकते हैं हम शेयर होल्डर्स फंड्स, या इसको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं हम इसको, प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटर फंड बोल सकते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड भी बोल सकते हैं, और इसको हम इक्विटी भी बोल सकते हैं। तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है, इक्विटी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर फंड्स बोल सकते हैं, और प्रोप्राइटर फंड भी बोल सकते हैं। और अपॉन इसके यानी कि जो ऑब्लिक होगा वो क्या बनेगा हमारा सर, बिल्कुल सही, टोटल एसेट्स का।
क्योंकि जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो जो अपने लायबिलिटी साइड में कि हमने पीछे बताया था, तो वही तो हमारा टोटल एसेट्स का भी होगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आई होप ये आपको तीनों फार्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला फार्मूला जो बनता है बेटा वो हमारा बनता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखिए सिंपल सा फलसफा है बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। सपोज करो आपने लोन ले रखा है, आपने लोन लिया 10 लाख का, क्लियर है सर, और आप इस पे जो इंटरेस्ट चुका रहे हो वो चुका रहे हो 10,000 का, क्लियर है। आपने जो लोन लिया वो 10 लाख का लिया और जो उस पर ब्याज चुका रहे हो वो 10,000 का चुका रहे हो। अब आपका जो प्रॉफिट है, अगर वो आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम आता है, यानी कि इंटरेस्ट से आपका जो प्रॉफिट है वो कम आता है, इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है। सपोज करो इंटरेस्ट तो आपको 10,000 चुकाना पड़ रहा है, पर प्रॉफिट आपने कितना कमाया, 9,000 कमाया। तो बेटा आप ये बताओ जो आप पैसे कमा रहे हो ये क्या लोन चुकाने के लिए कमा रहे हो? आप तो उल्टा क्या कर रहे हैं, 1,000 के लॉस में जा रहे हो। तो इंटरेस्ट अगर सपोज करिए आपका हो गया वो तो 10,000 ही है, अब प्रॉफिट यहाँ पर हो गया आपका 20,000। तो यानी कि आपने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया इंटरेस्ट से, केवल कितना कमाया, 10,000 फालतू ही कमाया। ठीक है जी, कितना कमाया, 10,000 फालतू। तो इससे बढ़िया तो ये था बेटा कि बिजनेस ही ना करते। देखो मजा तब है कि आपको इंटरेस्ट तो 10,000 चुकाना पड़ रहा है, पर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कम से कम 6 लाख का हो रहा है, या 8 लाख का हो रहा है, या 5 लाख का हो रहा है कम से कम। क्योंकि जो इंटरेस्ट आप चुका रहे हो, पे कर रहे हो, वो प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा कम होना चाहिए, कई गुना कम होना चाहिए। यानी कि आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो इंटरेस्ट से कई मैनी टाइम्स बिगर होना चाहिए। अगर मैनी टाइम बिगर नहीं है, 6 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है, 4 लाख नहीं है, चलो 1 लाख भी होना चाहिए तब तो बढ़िया है, नहीं है तब बेटा कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो वो ब्याज चुकाने के लिए थोड़ी कर रहे हो। भाई मानते हैं बिजनेस में लोन लेना पड़ता है, अगर आपने लोन ले भी लिया और उसके हर साल आप उसको 10,000 का वो चुका रहे हो, तो उसका प्रॉफिट बेटा 6 लाख का होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5,90,000 का प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तो तब मजा है। तो यानी इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हम यही चेक करते हैं कि जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, उसमें आपको जो प्रॉफिट अवेलेबल हो रहा है वो उसमें ज़्यादा है या नहीं है। यानी कि दिस रेशियो शो हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट चार्ज आर कवर्ड बाय द प्रॉफिट अवेलेबल टू द पे इंटरेस्ट। यानी कि जो वो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है कि आप अपना आसानी से ब्याज चुका पा रहे हो कि नहीं चुका पा रहे हो, और उसके बाद भी आपके पास हैंडसम पैसा बच रहा है, कितना, 5,90,000। क्लियर है सर। तो यानी कि इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बच रहा है ब्याज चुकाने के बाद भी, तो आप सही काम कर रहे हो, लोन सही ले रखा आपने। नहीं तो फिर ऐसे में तो लोन लेने का फायदा है क्या, आप तो ब्याज वाली कंपनी का फायदा कर रहे हो, बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो इसका फार्मूला यार, इसका जो फार्मूला बनेगा हमारा क्या बनेगा, बहुत सिंपल है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बहुत ही सिंपल है सर। मेरे को ये देखना है बेटा कि ये जो मेरा जो 6 लाख जो मैंने प्रॉफिट कमाया ये कौन सा है, ये है मेरा बिफोर किसका, टैक्स से और इंटरेस्ट से और डिविडेंड पे करने से पहले का। यानी कि ये जो प्रॉफिट है इसमें भी मैंने टैक्स भी नहीं चुकाया, कोई इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया, और ना ही कोई किसी को डिविडेंड बांटा है। तो इसको बोला जाता है इंटरेस्ट बिफोर। तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला सर, क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, हमारा बन जाएगा सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और अपॉन क्या होगा सर, जो ऑब्लिक में आएगा वो हमारा क्या बनेगा, देखिए ना, ये हमने प्रॉफिट कमाया, जो ये प्रॉफिट कौन सा मेरा 6 लाख ना, उसमें क्या है, बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड का। अब जो हमने वो करना है, इसका जो निकालना है, किसके निकालना है सर, वो हमने कैसे निकालना है सर, सिंपल है, क्या, जो इंटरेस्ट हमने चुकाना है किसके ऊपर चुकाना है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। यानी कि जो मैंने प्रॉफिट कमाया है बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट और डिविडेंड्स है, और इसमें जो हम जितना इंटरेस्ट चुकाएंगे लोन के ऊपर वो उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर है। तो ठीक है बेटा, कुछ न्यूमेरिकल सेशन पे चलते हैं हम। ये टी.एस. गिरवाल की बुक है बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशो। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा आपको 5 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा आपको 90,000, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना दे रखा सर आपको 50,000। ठीक है, और 10% के डिबेंचर आपको क्या दे रखे, 1,30,000, और करंट लायबिलिटी कितनी दी है, 1 लाख। तो हमने इसकी मदद से क्या निकालना है, डेट
टू इक्विटी रेशो। क्लियर है? तो हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा इसके लिए, डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला बनता है डेट अपॉन इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, और डेट को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर, और इक्विटी को क्या बोलते हैं हम, शेयर होल्डर फंड्स। तो यहाँ से देखिए हमारे, ये हमारा शेयर कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, यानी अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा हमारा शेयर होल्डर फंड्स है। ठीक है जी, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आते हैं। तो ये मेरा टोटल क्या कहलाएगा, इसी को तो हम बोलेंगे इक्विटी। क्लियर है? और नॉन करंट लायबिलिटी यानी 10% डिबेंचर, और डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर हम डेट। तो फॉर्मूला हमारा सिंपल हो गया सर, इन तीनों का टोटल और इन एक का टोटल हमारा फॉर्मूले में आ जाएगा। तो डेट का टोटल कितना आया सर, डेट का टोटल आया 1,30,000। तो यहाँ पर लिख दिया हमने सर 1,30,000। और इक्विटी का तीनों को जोड़ के कितना है वो कर लेते हैं, 5 5 90, 5 90 पर और 50 जोड़े तो कितना हो गया, ₹6,40,000। तो इसको यहाँ लिख देंगे हम 6,40,000। और इसको ज़रा मैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ ज़रा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सर कितना, 130 डिवाइडेड बाय 6,40,000। ठीक है ना, 6,40,000। तो ये मेरा, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, कोई दोबारा कर लेते हैं, 130 डिवाइड बाय 640। ठीक है, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.23। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे 0.03 रेशो 1, और जो कि हमारी क्या है, एकदम प्योर रेशो है। क्लियर है सर? तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल यानी कि पहली इलस्ट्रेशन या पहला अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट दे रखी हैं 2,60,000, टोटल डेट्स दे रखे हैं 1,80,000, करंट लायबिलिटी 20,000 की दे रखी है, और हमने निकालना क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए भाई, इसमें से कैसे कर सकते हैं हम। तो हम इसको क्वेश्चन को बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखता हूँ, उससे मेरे को काफ़ी आसानी हो जाती है। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो का डेट अपॉन इक्विटी। इक्विटीज एंड लायबिलिटी के अंदर हमारा क्या दे रखा है सर, हमें शेयर होल्डर फंड दे रखे थे 80,000 के, नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड्स के जो पीछे थे हमारे पास, जैसे ये था सर जनरल रिजर्व वगैरह, ये नहीं दिए, तो केवल इसकी मेन हेडिंग को ले लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में अवेलेबल है उसी को लिया जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड्स 80,000 का दिया हुआ है। नॉन करंट लायबिलिटी आपको कितने की दे रखी है सर, 1,60,000 की। करंट लायबिलिटी आपको 20,000 का दे रखा है। तो ये मेरा हो जाएगा टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा सर 1,60 और 80 और 20, यानी कि 1,60 हमारा, यानी कि 1,00,000, यानी कि 2,60,000 हो गया हमारा। क्लियर है सर? कितना हो गया, 2,60,000 हो जाएगा हमारा। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा वही तो हमारा एसेट साइड का भी टोटल आएगा। क्लियर है? देखो बेटा एक फॉर्मूला समझाऊंगा जो मैंने को पहले बताया था। हमारे पास ये जो है पूरा, ये पूरा क्या है मेरे पास, इसी को हम टोटल एसेट बोलते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में करंट लायबिलिटी को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स का टोटल किसके बराबर आता है, करंट टोटल लायबिलिटी के बराबर आता है। अगर मैं इसमें से इसको करंट लायबिलिटी को माइनस कर लेता हूँ, इस करंट लायबिलिटी को अगर मैं माइनस कर लेता हूँ, यानी कि ये देखो फॉर्मूला, यहाँ तक मेरा क्या बनता है बेटा, करंट एसेट जोड़ने से हमारा क्या बन जाता है, टोटल करंट एसेट बन जाता है या टोटल करंट लायबिलिटी बन जाती है। क्लियर है? क्योंकि ये सारा ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल से लेकर करंट लायबिलिटी तक जोड़ने पे क्या बनता है, टोटल करंट एसेट या टोटल करंट लायबिलिटी का टोटल, यानी कि टोटल डेट्स हो गया ये। अगर इस टोटल डेट से मैं करंट लायबिलिटी को माइनस कर लेता हूँ, यानी कि ये माइनस कर दिया, तो मैं लास्ट अगला क्या बचूंगा, डेट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना? तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेट। तो यहाँ पर मेरा क्या फॉर्मूला बन गया, तो यस मेरा फॉर्मूला बन जाएगा सर, डेट इक्वल्स टू टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। यानी टोटल डेट से अगर मैं करंट लायबिलिटी को लेस कर लेता हूं तो मेरे हाथ में क्या आ जाता है, डेट, जो कि मुझे ये चाहिए। क्लियर है? ठीक, तो टोटल डेट हमारा कितना बेटा, टोटल डेट है हमारा 1,60,000 और 20, यानी कि 1,80,000। ठीक है, और उससे से करंट लायबिलिटी मैंने लेस कर दी। करंट लायबिलिटी कितनी बच्चे मेरे, 20,000 की। तो मेरे पास कितना बचेगा, डेट केवल 1,60,000 का। और जो मेरा डेट यानी इक्विटी, इक्विटी क्या मेरा, इक्विटी का दूसरा नाम क्या होता है सर हमारा, शेयर होल्डर्स फंड। तो डेट मेरे पास आ चुका है 1,60,000 का, और इक्विटी कितनी है मेरे पास, इक्विटी है मेरे पे 80,000 की। तो मेरा डेट, तो इसमें पुट कर लेते हैं सर, दोबारा से लिखने की जरूरत क्या है। तो सीधा फॉर्मूला मेरा कितना हो जाएगा, डेट कितना है मेरा 1,60,000, और ये कितना है शेयर होल्डर फंड, मेरे को दे रखा 80,000 अलग से। तो मेरी रेशो क्या होगी, 2:1, यानी कि 2:1 मेरा बिल्कुल क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक बेटा,
चलो ठीक है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, टोटल एसेट दे रखी है बेटा हमको 12,50,000, टोटल डेट्स दे रखे हैं 10 लाख के, और करंट लायबिलिटी दे रखी है 50,000 की। हमने क्या निकालना है, डेट टू इक्विटी रेशो। चलिए तो सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है सर, हमें क्वेश्चन में गिवन था सर टोटल डेट्स, टोटल डेट दे रखे हमें 10 लाख के दे रखे हैं, यानी कि टोटल एसेट्स सॉरी टोटल डेट 10 लाख के दे रखे हैं, टोटल एसेट्स दे रखी है हमें 12,50,000 की, और करंट लायबिलिटी दे रखी है हमें 5 लाख की। क्लियर है। तो हमने अभी पीछे जो फॉर्मूला देखा था, ध्यान से देखिएगा, तो हमने क्या देखा, तो ये वाला फॉर्मूला डेट का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसी फॉर्मूले को हम दोबारा से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा निकल जाएगा अच्छा खासा। चलिए जी, इसको थोड़ा सा फोकस कर ले। यस ठीक है, तो हम इसको करते हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, जो डेट का फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है हमारा, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेट कितने मेरे, टोटल डेट दे रखे हैं सर 10 लाख के, ठीक है, और करंट लायबिलिटी 5 लाख की दे रखी है। तो 10 लाख में से 5 लाख गए तो कितना आया, ऑब्वियस सी बात है 5 लाख आ गया। तो यानी कि मेरा जो डेट है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है सर 5 लाख का। यानी कि ये मेरा जो नॉन करंट लायबिलिटी ये भी कितने की हो जाएगी मेरी, 5 लाख की। ठीक है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, ये डेट कितना हो गया मेरा पूरा 10 का, डेट कितना हो गया मेरा पूरा 10 लाख का। अब टोटल एसेट मेरे को दे रखी है 12,50,000, तो बच्चे ये भी तो मेरा 12,50,000 ही होगा। अब यहाँ पर मेरे पे क्या बचा, शेयर होल्डर फंड। तो 12,50,000 में से मेरा 10 लाख जाएगा, तो शेयर होल्डर फंड कितना आ गया मेरा 2.5 लाख का। तो यानी यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनता है, उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है सर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सर हमारा, शेयर होल्डर्स फंड का, शेयर्स होल्डर फंड का फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा मेरा सर टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। तो टोटल एसेट्स कितनी मेरी, टोटल एसेट्स थी मेरी 12,50,000, और टोटल डेट कितने थे मेरे 10 लाख के। तो लेस करके कितना है मेरे पास 2.5 लाख। क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, फॉर्मूला हमको पता है सर, फॉर्मूला बनेगा हमारा, फॉर्मूला क्या हो गया हमारा सर, डेट टू इक्विटी का, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट कितनी है, यस डेट बताओ कितनी है हमारी, बोलिए। ठीक है जी, तो डेट मेरा कितना था सर, हमने निकाला था अभी 5 लाख, और इक्विटी कितना आया था बच्चे मेरा, यस बोले जी। तो ये हमारा कितना आया था सर, ये हमारा इक्विटी कितना आ गया था, बिल्कुल सही 2.5 लाख। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा सर 2:1। क्लियर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।